हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 392 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या दिए हुए स्कैनर को स्कैन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? 3 वैज्ञानिक थे, एमडेन, मेयरहॉफ और पार्सन। ग्लाइकोलिसिस का सर्वप्रथम अध्ययन एमडेन, मेयरहॉफ और पार्सन ने किया था, इसलिए इसे कहते हैं EMP पथ कहा जाता है। तीनों वैज्ञानिक के फर्स्ट अक्षर से इसका नाम रखा गया है। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या मुक्त करती है? ऊर्जा। ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है? ऑक्सी एवं अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में। नेक्स्ट, एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को आरंभ करने में एटीपी के कितने अणु व्यय होते हैं और अंत में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु व्यय होते हैं किंतु अंत में 4 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के शुद्ध लाभ के रूप में एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु एटीपी। ग्लाइकोलिसिस में हाइड्रोजन के कितने परमाणु बनते हैं? 4 परमाणु। क्रेब्स चक्र का वर्णन किसने और कब किया था? हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र को और किन नामों से जाना जाता है? साइट्रिक अम्ल या ट्राई कार्बोसिलिक चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में। क्रेब्स चक्र के दौरान एडीपी के कितने अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं? 2 अणु एडीपी से। पूरे चक्र के दौरान CO2 के कुल कितने अणु बनते हैं? 6 अणु। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किसके दौरान होता है? क्रेब्स चक्र के दौरान। नेक्स्ट, पायरुविक अम्ल के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी, NADH और FADH2 के कितने अणु बनते हैं? एटीपी का एक अणु, NADH के 5 अणु एवं FADH2 का 1 अणु बनते हैं। NADH के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु एटीपी के। FADH2 के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु एटीपी के। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी अणु, 2 + 36। प्रमुख श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। नेक्स्ट, श्वसन के लिए पदार्थ का क्रम क्या है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा और अंत में प्रोटीन। पोषक पदार्थ चैप्टर लुसेंट बायोलॉजी का। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वे पदार्थ जो जीवों में जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? विटामिन, लवण और जल। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रोटीन। अनुवांशिक गुण ले जाने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की कितने प्रतिशत मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है? 50 से 75%। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइयोज इत्यादि। 2 मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोजन से क्या बनता है? डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स के उदाहरण क्या है? माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। मोनोसेकेराइड्स के कई अणुओं से मिलने से क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड्स कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में। पॉलीसेकेराइड के अन्य उदाहरण क्या हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख कार्य क्या है जो ऊर्जा से संबंधित है? ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस तरह कार्य करते हैं? भोजन संचय की तरह। कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करते हैं? विटामिन सी और न्यूक्लिक अम्लों का। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 15% भाग। नेक्स्ट, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। प्रोटीन किन 2 कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मति। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के। शरीर स्वयं कितने प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है? 10 प्रकार का। प्रोटीन के प्रचुर मात्रा वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एक प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन के उदाहरण क्या हैं? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण क्या हैं? क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट, व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण क्या हैं? प्रोटीन्स, पेप्टोन एवं पेप्टाइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज।